बक्सर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, चालक फरार। मसूरी वासियों को नए साल की सौगात, बदली सफाई व्यवस्था की तस्वीरें। मसूरी में अब हर घर से कूड़ा उठेगा, सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया अपडेट। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में राजनीतिक उबाल, हरीश रावत ने उठाया निष्पक्ष जांच का मुद्दा। पछुआदून में मौसम ने रोकी रफ्तार, पछुआदून में कोहरे और ठंड का कहर, लोग अलाव का सहारा ले रहे। मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई बर्फबारी और बारिश की संभावना, ठंड बढ़ने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड चार धाम यात्रा मार्ग पर अब श्रद्धालुओं और आम जनता के लिए शेल्टर बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना का उद्देश्य यात्रा के दौरान रास्तों के अवरुद्ध होने पर यात्रियों को राहत प्रदान करना है। मानसून के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अक्सर सड़क मार्ग बाधित हो जाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था नहीं मिल पाती। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने उड़ीसा के डिजास्टर शेल्टर मॉडल को ध्यान में रखते हुए चार धाम यात्रा मार्ग पर 10 शेल्टर बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ शेल्टर न केवल यात्रा के दौरान बल्कि किसी भी आपदा स्थिति में उपयोग किया जा सकेगा। इन शेल्टर्स को मल्टीपर्पज हॉल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि सामान्य समय में भी लोग उनका उपयोग कर सकेंगे। इन शेल्टर्स का निर्माण वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही इसके लिए 39 करोड़ रुपए की राशि भी प्राप्त की गई है। प्रत्येक शेल्टर में लगभग 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। इन शेल्टर्स को 24 घंटे ऑपरेशनल रखने के लिए नियमावली तैयार की जाएगी। साथ ही इन शेल्टर्स को स्थानीय लोगों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, जिससे आपदा के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को राहत दी जा सके। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग चार धाम यात्रा मार्ग पर लगभग 10 शेल्टर बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है हमारी। उसमें हमने टेंडर कर लिया है, फर्म का चयन कर लिया है हमने। वो फर्म डीपीआर बनाएगी, फिजिबिलिटी देखेगी, कहाँ कितनी आवश्यकता है, टूरिस्ट का फ्लो देखेगी, या आपदा की दृष्टि से जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ जहाँ विस्थापन की आवश्यकता पड़ सकती है, या जहाँ ज्यादा रास्ता बंद होता है, कभी लोगों को अकस्मात रुकना पड़ता है, तो उन स्थानों को चयनित किया जा रहा है। ये जनपद चार धाम यात्रा रूट पे ज्यादातर शेल्टर बनाए जाएंगे। एक बार जनपदों के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है इस क्रम में, और जहाँ जहाँ जमीन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसको हम देखेंगे कि ज्योलॉजिकल दृष्टि से, भूगर्भीय दृष्टि से जमीन कितनी उपयुक्त है और आपदा का खतरा कितना उस जमीन पे है, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। देखने के बाद जो जमीन उपयुक्त पाई जाएगी वहाँ डिजाइन किया जाएगा, डीपीआर बनाई जाएगी। पैसे हमारे पास लगभग 39 करोड़ का प्रावधान है, उसके माध्यम से हम बनाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आपदा मोचन और न्यूनीकरण नीति के तहत विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कार्य की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इधर मुख्य सचिव ने बैठक में फंड रिलीज और एमसीआर रिपोर्ट पर निगरानी रखने के लिए भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के ईएनसी को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला लिया गया ताकि बेहतर समन्वय और त्वरित निर्णय लिया जा सके। बैठक में बाढ़ सुरक्षा को लेकर नॉर्म्स तैयार करने और वेजिटेटिव प्रोटेक्शन को
प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया है। यह कदम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही देहरादून में नहरों के सौंदर्यीकरण के साथ प्रस्ताव तैयार करने का भी जोर दिया गया है, ताकि जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके और किसी भी आपदा की स्थिति में स्थानीय इलाकों को सुरक्षित रखा जा सके। इधर मुख्य सचिव ने इन सभी पहलुओं पर सख्त निगरानी रखने और इन कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है लक्सर रुड़की से। आपको बता दें, लक्सर रुड़की मार्ग पर बुरना गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार ट्रक द्वारा युवक को टक्कर मारने के कारण हुआ। घटना की जानकारी के अनुसार मृतक युवक लक्सर के सैदपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। युवक अपने बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया और मृतक युवक का शव सड़क पर ही पड़ा रहा। सूचना मिलते ही लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि टक्कर मारने वाले ट्रक के बारे में जानकारी मिल सके और आरोपी चालक की पहचान की जा सके। पुलिस ने वाहन की तलाश में भी अभियान तेज कर दिया है और दोषी चालक को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। यह हादसा स्थानीय लोगों के लिए भी चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि तेज रफ्तार और लापरवाही से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से मांग की है कि इन सभी मार्गों पर सुरक्षित उपायों को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल के मौके पर मसूरी शहर वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। मसूरी नगर पालिका परिषद ने अब शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सलाकनी ने लॉर्ड शिवास्थान से अनुबंध कर घर घर कूड़ा उठाने की प्रक्रिया की शुरुआत की है। नई सफाई वाहनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिससे मसूरी की सफाई व्यवस्था में एक नया बदलाव देखने को मिला है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करते 3 पुरानी संस्थाओं को हटाकर इस बार अनुभवी संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब सफाई कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार 5 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलेगा। हमें चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें पूरा करेंगे। इसके साथ ही हम अब मसूरी के सफाई कार्य में सुधार लाएंगे। घर घर कूड़ा उठाने के साथ ही होटल और संस्थानों में भी कूड़ा लिया जाएगा। यह बदलाव निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वहीं गौरव वसीर ने यह भी कहा कि इन नई व्यवस्था के तहत कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी लॉर्ड शिवा संस्थान को दी गई है, जो नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों के साथ मिलकर काम करेगी। फिलहाल कूड़े का निस्तारीकरण देहरादून भेजकर किया जाएगा, लेकिन भविष्य में मसूरी में भी बायोमेथिन प्लांट स्थापित किए जाएंगे, ताकि कूड़े का निस्तारीकरण स्थानीय स्तर पर हो सके। बता दें कि यह नया कदम मसूरी की सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाएगा और इससे पूरे शहर में साफ सफाई की स्थिति में सुधार होगा।
विगत कई समय से ये समस्या बनी हुई थी नगर पालिका मसूरी में कि जो हमारे पर्यावरण मित्र थे उन्हें माननीय मुख्यमंत्री घोषणा 2022 के क्रम में जो है 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय नहीं मिल पा रहा था। उसका मुख्य कारण ये था कि कीन के साथ जो पूर्व में अनुबंध हुआ था उसमें धनराशि तय कर दी गई थी और उसकी वजह से वो धनराशि निर्धारित होने के कारण वो एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल बर्डन कंपनी पर पड़ना था वो कंपनी नहीं दे पा रही थी। इसीलिए नगर पालिका द्वारा जो पुनः निविदा आमंत्रित की गई जिसमें देश भर की संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया और अंतिम चरण में जिस संस्था का चयन किया गया है इसी संस्था द्वारा कुंभ जो मेला हुआ था विगत इलाहाबाद में उसकी भी व्यवस्थाओं को देखा गया था। तो कंपनी के पास अच्छा एक्सपीरियंस है और हम यही उम्मीद करते हैं कि मसूरी शहर जो वैसे भी अपनी साफ सफाई के लिए जाना जाता है उसको एक नया साफ सफाई में एक नया आयाम देने में ये कंपनी सहायक रहेगी। इसी के साथ साथ इस कंपनी के ऊपर भी प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं जो निविदा की शर्त का पार्ट है। विभिन्न कार्यों में कमी रहने पर 5,000, 10,000, 50,000 तक का जुर्माना संस्थान पे किया जा सकता है और इसी के साथ साथ जो यूजर चार्ज वसूलने का कार्य है वो भी कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। और हमारा प्रयास यही है कि आने वाले समय में जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 होता है उसमें मसूरी की जो एक पूरे देश में पहचान है उसको बनाए रखा जा सके और उच्चतम पायदान पर हम मसूरी को ला सके। देखिए, ये तो चुनाव के टाइम मैंने जो अपने घोषणा पत्र में डाला था और उसी आधार पे आज कीन को हटा करके एक नई संस्था आई है जो आज के बाद इस मसूरी शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को देखेगी। और दूसरा, जैसे मैंने चुनाव के टाइम में वादा किया था कि जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं जो जिनको 276 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहा था, आज से उनका भी मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन वो कंपनी के फुल टाइम वर्कर रहेंगे और फुल टाइम वर्कर के साथ साथ उनकी जो 500 रुपये पर डे के हिसाब से जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए थी वो उस हिसाब से उनको सैलरी भी मिलेगी। तो आज से उन्होंने हैंडओवर ले लिया है और आज से शहर की सफाई की व्यवस्था उन्हीं लोगों की रहेगी। अब देखिए, अभी तो हमने टाइम दिया है उनको कि आप 2-3 महीने, क्योंकि 2-3 महीने तो उनको लगेगा शहर में खुद को इस्टेब्लिश करने में। तो हम उम्मीद करते हैं क्योंकि उनके पास अपना एक अनुभव है, देश के बड़े बड़े शहरों में उन्होंने काम किया है, तो मुझे लगता है कि मसूरी जो शहर है वो उसमें भी वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि 1-2 महीने में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और रिजल्ट भी दिखने लग जाएंगे। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी 1-2 महीने का हमें टाइम देना पड़ेगा और देखते हैं कि किस तरीके का मैनेजमेंट वो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का उनका प्रेजेंटेशन रहा है, जिस तरीके का उनका अनुभव है, तो मुझे उम्मीद है कि वो मसूरी शहर के हित के लिए भी बहुत अच्छा काम करें। नए साल के जश्न में मसूरी पहुंचे कुछ युवकों ने कानून की खुलेआम अवहेलना की है। ये युवक माल रोड पर लगे बैरियर को अपनी कार से तोड़कर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और आरोपित युवक ने इसे सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रात को कुछ युवक एक कार में सवार होकर माल रोड पहुंचे थे, जहां बैरियर पर तैनात कर्मियों ने उनके वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन इन युवकों ने इसकी अनदेखी करते हुए तेज रफ्तार में बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ाए। बता दें कि हैरानी करने वाली बात यह है कि आरोपित युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर साझा किया और यह वीडियो वायरल हो गया। इधर मसूरी नगर पालिका के सहायक अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि यह घटना गंभीर है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इधर मसूरी पुलिस अब पूरी घटना की जांच में जुटी है। कोतवाल मनोज असवाल ने कहा कि इस घटना में शामिल वाहन का नंबर अनप्लेड फायर था और पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे जश्न मनाते समय नियमों का पालन करें। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश की राजनीति में
गर्मा गई है। इस मामले में कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बाद विपक्षी दल भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मामले में केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की सच्चाई को सामने ला सकती है। रावत ने स्पष्ट किया कि वीआईपी का नाम सही या गलत या केवल गहन जांच से ही तय हो सकता है। हरीश रावत ने भाजपा और महिला नेत्री दीप्ति रावत के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जब उचित समझेगी तब जांच कराई जाएगी। रावत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और साथ ही कहा कि एक महिला नेता होने के नाते उन्हें सरकार पर दबाव बनाकर जांच की मांग करनी चाहिए थी, ना ही सरकार का बचाव। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी इधर तेज हो गई है। जनता अब पारदर्शी जांच की मांग कर रही है और आगे की कार्रवाई में क्या कुछ होता है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। इसमें सर्वप्रथम एक चीज कहना चाहूंगा, मैं किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं लूंगा और इसमें कुछ दोषी जो है जेल में भी हैं और अगर कुछ और दोषियों का इसमें नाम आ रहा है, इसमें जो है सरकार से हम भी कहना चाहेंगे इसमें सीबीआई जांच जो सरकार बैठाए और अगर वाक्य में अगर सच में कोई इसमें दोषी है तो उन दोषियों को जो सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी जो है देवभूमि है, उत्तराखंड है। इस देवभूमि को जो हम जो है वैसी भूमि नहीं बनाएंगे, पापी भूमि नहीं बनाएंगे। इसको जो है इस प्रदेश को एक अच्छी भूमि हमने बनाना है, क्योंकि जो है अगर आज ये अंकिता के साथ हुआ तो कल और लोगों के साथ भी ये हो सकता है। तो हमें जो है जो भी ये मानव रूपी जो राक्षस है इनका जो है किसी भी प्रकार से जो है वध करना है ये उत्तराखंड की जनता को, बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो देखो ये तो वाकई में जो है यहाँ पर जो है बहुत वीरांगनाएं हुई हैं, तीनू रौतेली है। इसी प्रकार से जो है अगर भारतवर्ष की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं, जिन्होंने जो है अपने बच्चे को जो है अपने पीठ पे बांध के जो है अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध लड़ा है, मुगलों के साथ जो युद्ध लड़ा है। तो इसी प्रकार से जो है जो अंकिता भंडारी ने किया, तो ये जीवन भर तक जब तक जो है इस धरती पर ये जीवन रहेगा तो अंकिता भंडारी का ये बलिदान जो है लोगों को जो है याद रहेगा। मैं आपसे कहूंगी कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हम सब इसके लिए बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी जो चली गई दिवंगत आत्मा जो है उसको न्याय मिले, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले। हम ये भी चाहते हैं, कि उसके नाम का गलत तरीके से प्रयोग ना हो, उसके नाम का राजनीतिकरण ना किया जाए, हम ये भी चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश केवल जो विपक्ष है उससे ये है कि वो राजनीतिकरण ना करे इस नाम का और इस मुद्दे का। इस पे जो जांच है, जो एसआईटी है, वो अपना काम कर रही है। जो दोषी अब तक पाए गए हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और जो कि कोर्ट की न्यायालय में जब लोग गए अपर कोर्ट में, तो उनको जब उन्होंने कहा कि इस पर और अलग तरीके की जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि एसआईटी ठीक तरीके से जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमको इस प्रक्रिया को जो कोर्ट में है उसको अपने तरीके से होने देना चाहिए और अगर कोई मांग है तो जरूर सरकार के पास रखना चाहिए, लेकिन उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, ये उस जो दिवंगत आत्मा है उसको हम और परेशान करने का काम करते हैं जब हम ये काम करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमको सबूत वगैरह सब सामने कोई परोस के दे रहा है तो हम क्यों ना उनको ले और उस बेसिस पे जो भी क्रिमिनल है उनको पकड़े, ताकि जो बेचारी जो अब नहीं रही इस दुनिया में उसको हम किस तरीके से जस्टिस दिला सकते हैं। इसी तरीके से दिला सकते हैं कि जो उसके क्रिमिनल्स हैं उनको फांसी देनी चाहिए। उसके अलावा इसके अलावा मुझे लगता नहीं है मतलब ऐसे केसेस में मुझे लगता नहीं है कि फांसी के अलावा कुछ और सज़ा मिलनी चाहिए ना। हम अगर किसी को उम्र कैद दे रहे हैं तो मतलब उनको बैठ कर रोटियाँ खिला रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको जो उसके दोषी हैं अंकिता भंडारी के, उनको फांसी होनी चाहिए। इस तरह उनकी माता जी के लिए मैं उनकी माता जी से यही कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक इतना साहस बांध के रखा है और लड़ाई लड़ी है अपनी बच्ची के लिए, तो मैं चाहूँगी कि आप आगे भी ऐसे रखें और जल्दी से जल्दी हम उनको न्याय दिलवाएं। ये चाहती हूँ कि उस माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है।
उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी नेता हो, परनेता हो, बाहर का हो, जो भी हो, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आने वाला, अगर अभी उसको न्याय नहीं मिला तो हमारी बच्चियां भी सेफ नहीं है और हम भी सेफ नहीं है, क्योंकि हम फिर नाचने गाने तक बाहर ही ऐसे ही रह जाएंगे। हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और उसे मिलेगा न्याय। पौड़ी की बेटी नहीं, गढ़वाल के बेटे नहीं थे, उत्तराखंड की बेटी, पूरे वो देश की बेटी है। अगर हमारे देश के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके लिए पूरा देश ने लड़ाई लड़ी और निर्भया को न्याय दिलाया। उन हत्यारों को हिंदुस्तान के अंदर कानून ऐसा बना। आज अंकिता की हत्या हुई, सीबीआई की जांच के बिना क्या दिक्कत है सरकार को? केंद्र में भी उनकी सरकार है, सीबीआई भी उन्हीं की एजेंसी है। सरकार को सीबीआई की जांच करनी चाहिए। और मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मुझ पे एक उंगली उठी थी तो मैंने तत्काल विधानसभा में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, सीबीआई की जांच की मांग करी थी, डीएनए टेस्ट की मांग करी थी और ये कहा था मैं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लूंगा जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। मुझे तकलीफ है कि ये बात जो है दीप्ति रावत ने कही। मैं समझता था कि उसके मन में इस बात का दर्द होगा और आक्रोश होगा और वो आगे बढ़ करके कहेगी नहीं, जो वास्तविक हत्यारे हैं अंकिता के, वो कानून के दायरे में आने चाहिए। और ये तो बेटी के सम्मान का सवाल है और राज्य की गरिमा, उत्तराखंड की गरिमा और स्वाभिमान का सवाल है। इसमें राजनीति कहाँ से आती है? और राजनीति है तो एक ही मांग तो कर रहे हैं सब लोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में आप सीबीआई से जांच करवा दो और जिनका नाम आ रहा है सामने उनको पूरा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज जनपद मुख्यालय स्थित बालिका और बालक अंबेडकर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों की स्वास्थ्य और भोजन, अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुवड़िया को यह निर्देश भी दिया कि दोनों छात्रावासों में कम से कम एक बार चिकित्सकों द्वारा नियमित स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा स्वाति भदौरिया ने मेस व्यवस्था की भी सुदृढ़ करने के साथ साथ मेन्यू की व्यवस्थित रूप से तैयार करने पर उसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुनिश्चित करने को कहा कि मेन्यू के अनुसार पोषण युक्त और स्वास्थ्य भोजन विद्यार्थी को उपलब्ध कराया जा सके। आज यहाँ पे जो हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक छात्रावास तथा बालिका छात्रावास, उसका निरीक्षण किया गया और साथ में उसमें जो जनरल मेंटेनेंस थी वो सही पाई गई और साथ में कुछ और एडिशनल जो बच्चों से भी बात की गई और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे यहाँ पे बुक्स के लिए उन्होंने करा तो उसकी लिस्ट भी हम लोगों ने उनसे मांग रखी है और साथ में कुछ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स भी इनको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कहा गया है और साथ में जो वॉशरूम था उसका थोड़ा सा उसमें सीलन के इश्यूज थे, उसको ठीक करने के लिए भी बताया गया है और साथ में जो हमारे लंच आदि के मेन्यू को और बेहतर करने के लिए यहाँ डाइनिंग टेबल आदि भी प्रोवाइड करने के लिए हमने इनसे कर लिया डिमांड और जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सभी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जिससे बच्चों को बेहतर जो भी बेस्ट सुविधाएं हैं वो यहाँ रेजिडेंशियल उपलब्ध हो सके और केवल रहने खाने की सुविधा नहीं बल्कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट की, जैसे पढ़ाई की, लाइब्रेरी की या फिर जो थोड़े स्पोर्टिंग की, उसकी भी सुविधा। कौन सी खबर? तो बता दें कि पौड़ी जिले में छात्र सुविधाओं को लेकर बेहतर करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही वहां की डीएम स्वाति भदौरिया ने औचक निरीक्षण किया। मेस सुविधा और तमाम तकनीकी बाल
बालिका अंबेडकर छात्रावास की उन्होंने निरीक्षण की। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य भोजन और इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे किसी भी छात्र या छात्राओं को दिक्कतें ना हो। चिकित्सीय जांच पर भी उन्होंने जोर दिया और साथ ही कहा कि जितने भी चिकित्सीय सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दिया जा सके। पौड़ी डीएम स्वाति भदौरिया का औचक निरीक्षण। बाल बालिका अंबेडकर छात्रावास में पहुंची डीएम और जिसके बाद उन्होंने औचक निरीक्षण किया, चाहे वो मेस हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। भोजन व्यवस्था को लेकर सुधार करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। छात्रावास सुविधाएं बेहतर करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पौड़ी डीएम स्वाति भदौरिया का अचानक औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पछुआ दून में इस समय ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और घना कोहरा मौसम की मार को और बढ़ा रहा है। सर्द हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग ठिठुरन से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही कई इलाकों में कोहरे और ठंड की वजह से रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग अपने कार्यस्थलों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले घंटों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। इससे न केवल स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी प्रभावित हो रहे हैं, जो ठंड से बचने के लिए अपने यात्रा कार्यक्रम को पुनः निर्धारित कर रहे हैं। इधर मौसम विज्ञानियों के अनुसार उन्होंने ये चेतावनी दी है कि ठंड और कोहरे के कारण यातायात में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर उच्च मार्गों पर जहां दृश्यता कम हो सकती है। इसलिए सभी को सड़क यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कल तक बहुत बढ़िया धूप निकल रही थी। आज ठंड का प्रकोप थोड़ा ज्यादा हो गया है। ना धूप निकल रही है, बस बारिश का मौसम की होने की संभावना है और पहाड़ों में शायद बर्फ पड़ने की संभावना होगी। यहाँ ठंड ना धूप निकल रही है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ठंड में। बर्फ गिरने से तो मैदानी क्षेत्र में ठंड का असर ज्यादा होता है। जैसे ही बर्फ पड़ेगी तो ज्यादा असर होगा ठंड का। अभी फिलहाल कोहरा कम है, लेकिन ठंड का असर तो हो ही रहा है। आग भी है, लेकिन चलते हैं। फिर जैसे फील्ड का काम कर रहे हैं स्टार्ट, तो उसके लिए तो अपना जैकेट हो गया, शॉल ओढ़ लो, जो भी है गर्म कपड़ा यूज करना चाहिए, जिससे ठंड का बचाव कर सके। कल तो इतनी धुंध थी नहीं, ये आज में अचानक ही ठंड पड़ने के कारण लोग कोई जैकेट पहन रहे या अपने कुछ भी पहन रहे, शॉल पहन रहे। अचानक नहीं, बर्फ सुनाई में तो आया कि बर्फ पड़ी पर पहाड़ में, पर ठंड अचानक ही बढ़ गई अपने इधर। बचाव कैसे कर रहे हैं? बचाव ये है भाई जी, क्या ना कोई जैकेट पहन रहा, कोई शॉल पहन रहा, बस अपने कर रहे गुजारा। जैसे आग तो ताप ही रहे, तो बैठे चूल्हे के पास, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ ना, काम भी नहीं कर पा रहे ठंड के कारण। अपना आग ही ताप रहे हैं भाई। आप बीमार तो पड़ेंगे भाई जी। अचानक की जो ठंड की जुते कल थी ना, आज अचानक की ठंड पड़ गई। ठंड पड़ने के बाद ठंडी ठंडी हवा आने लगी, इस कारण से बीमार तो हो गए। नए वर्ष से पहले हरिद्वार पुलिस ने ईमानदार और भरोसेमंद पुलिसिंग की मिसाल पेश की है। सिडकुल पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 138 लोगों के खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद करे उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं, जिससे नए साल की शुरुआत से पहले ही सैकड़ों चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। नगर कोतवाली क्षेत्र से 10 और थाना सिडकुल क्षेत्र में 128 मोबाइल फोन गुम और चोरी हुए थे, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें आईफोन, सैमसंग समेत कई महंगे स्मार्टफोन शामिल हैं। इधर एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने के मुताबिक सभी गुमशुदा मोबाइलों का डेटा CIR पोर्टल पर अपलोड कर तकनीकी सर्वेलेंस के जरिए लगातार ट्रैकिंग की गई है। इस तकनीकी निगरानी के चलते एक बार
माफ कीजिएगा, इस तकनीकी निगरानी के चलते एक एक कर सभी 148 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को थाने बुलाकर विधिवत सत्यापन के बाद उनके फोन सौंप दिए हैं। नए साल से पहले सिडकुल पुलिस की इस कार्रवाई ने आम लोगों का भरोसा और मजबूत किया है। यह संदेश दिया है कि हरिद्वार पुलिस सिर्फ कार्रवाई नहीं, भरोसा भी लौटाती है। एसएसपी हरिद्वार सर के निर्देशानुसार एक ऑपरेशन रिकवरी चलाया गया था, जिसमें हरिद्वार पुलिस CIR जो पोर्टल है हमारा, उसके तहत रिकवरी की है। और रिकवरी में हमारी ASP निशा, हमारे थानेदार रितेश और बाकी उनकी पूरी टीम थी। एसओजी से इसमें काफी योगदान मिला और विवेक है हमारे एसओजी में जो काफी अच्छा काम करते हैं, उन्होंने भी काफी अहम भूमिका निभाई है। सबने मिलकर और यहाँ पे लगभग 138 मोबाइल है इनको रिकवर किया है, जिसमें 126 हमारे सिडकुल थाने से हैं और 12 नगर कोतवाली के। इसमें काफी अलग अलग ब्रांड के मोबाइल है, हाई एंड भी है, एप्पल के आईफोन भी है, सैमसंग, ओप्पो, सभी तरह के ब्रांड है इसमें। और इन सबको इनके जो स्वामी है उनके सुपुर्द में दे दिया जाएगा। पुलिस अपना काम करती है, बखूबी अपनी जो ड्यूटी है उसको दिखाती है। ये भी हमारी ड्यूटी का पार्ट है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ड्यूटी से अगर किसी को बहुत अच्छे तरीके से फायदा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और सबको इसी के साथ मुझे बधाई हुई हो कि ये एक सौगात है हरिद्वार पुलिस की तरफ से। हाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।